मैंने सिर्फ स्लीपी क्लासेस फॉलो किया है ऑप्शनल के लिए और कुछ मटेरियल नहीं। मैं तो फुल थैंक करता हूँ स्लीपी क्लासेस के नोट्स का। I had referred to Sleepy Classes, that is Shekhar sir's videos on sociology. स्लीपी क्लासेस का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस I completely relied on your channel. सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Hello everyone, my name is Ananya Trivedi and I have secured second rank in UP PCS 2024 exam and I have been selected to the post of Deputy Collector. I belong to Raebareli district of Uttar Pradesh and मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है 10th एंड 12th वो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से हुई है। उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। स्टेट सिविल सर्विसेज में ये मेरा पहला प्रयास था। हालांकि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है इससे पहले 2-3 साल से मैं कर रही थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के सारे स्टेजेस, उनको कैसे मैंने अप्रोच किया, अपनी जर्नी को कैसे सस्टेन किया, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले प्रीलिम्स प्रिपरेशन पे आते हैं। आज के टाइम में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई थिंक प्रीलिम्स सबसे डिफिकल्ट स्टेज हो गया है। मेंस का सिलेबस लिमिटेड होता है बट प्रीलिम्स को निकालना डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है, साथ ही साथ आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और आपकी डेप्थ और आपको किसी टॉपिक की लेंथ एंड ब्रेड्थ के बारे में कितना पता है वो भी टेस्ट होता है। मैंने सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रखी है, इसलिए ऑलमोस्ट प्रीलिम्स का 70 to 80% सिलेबस जो है वो उन्हीं सिमिलर सोर्सेज से मैंने प्रिपेयर किया था। लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए मैंने 2024 में एक्सक्लूसिवली 3 से 4 महीने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा। उसमें जो सोर्सेज थे मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले अगर हम आए पॉलिटी के सोर्सेज पर, तो सबको पता है कि लक्ष्मीकांत जो बुक है वो हमारा बेसिक सोर्स है। उसके साथ ही साथ बेयर एक्ट भी आप पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ जो भी आप मॉक टेस्ट से पढ़ते हैं या आपकी जो करंट अफेयर से वैल्यू एडिशन होती है उन सब के क्वेश्चन से भी आप, उन सबके कंटेंट से भी आपकी प्रिपरेशन होती है। अगर हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करें तो स्टेट पीसीएस में जो कुछ बुक्स है घटना चक्र की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस के लिए स्पेसिफिकली मैं सजेस्ट करूंगी कि घटना चक्र की बुक को थ्रू आउट आप पढ़ लीजिए। उसके जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनके मल्टीपल रिविजन्स आप कर लीजिए क्योंकि वो बुक कन्वेंशनल जो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करती है। अब हम आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने तो कई सोर्सेज पढ़े थे, आर.एस. शर्मा की बुक पढ़ी थी, एनसीईआरटीज भी पढ़ी थी, बट मुझे लगता है कि जिस बुक ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की वो किरण कॉम्पिटिशन टाइम्स की हिंदी मीडियम की बुक आती है, उसने की थी। ये बुक टोटली हिंदी मीडियम में ही, हिंदी लैंग्वेज में ही है और आई थिंक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को शायद प्रॉब्लम हो सकती है, बट क्योंकि हिस्ट्री पूरा हिंदी में ही होता है क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, तो इस बुक को पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और ऑलमोस्ट इससे इनफैक्ट यूपीएससी के भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसी से मैंने मेडिवल हिस्ट्री की थी और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम अच्छे से रिवाइज की थी और जो भी मॉक टेस्ट से मुझे क्वेश्चंस नहीं आते थे वो मैंने किए थे। ज्योग्राफी के लिए मैं बोलूँ तो मैंने सुदर्शन सर के यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, उससे वर्ल्ड मैपिंग का जो पूरा पोर्शन होता है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इन सब के लिए एनसीईआरटी की 9 to 12th की बुक पढ़ी थी। 11th और 12th की एनसीईआरटी स्पेसिफिकली ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट पर, तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने शिवन सर के वीडियोस देखे थे। साथ ही साथ शंकर आईएएस की बुक भी यूपीएससी की, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने वो पढ़ी थी। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए और सोर्सेज में मुझे लगता है करंट अफेयर से अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी 365 भी आप सारे ही प्रीलिम्स के सोर्सेज के लिए प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो क्योंकि यूपीएससी में साइंस एंड टेक का सिलेबस है तो टेक का पोर्शन आता है, बट स्टेट सर्विसेज में सिर्फ जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं और जो घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक है वो मोर देन इनफ है। साथ ही साथ स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जो यूपी पीसीएस स्पेसिफिकली है उसमें परीक्षा वाड़ी की जो बुक्स है, एनवायरमेंट के लिए हो गई, एग्रीकल्चर के लिए हो गई और साइंस के लिए हो गई, उसमें हाईलाइटेड पोर्शन है जहां पर फॉर एग्जांपल अगर यूपी पीसीएस के पुराने क्वेश्चंस है तो वो चैप्टर्स में बोर्ड से वो हाईलाइटेड है कि आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, वहीं से पढ़ सकते हैं। आपको बुक पूरी तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इससे आपका क्वेश्चन बैंक बनता है और आपके एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें अगर इकोनॉमी के पोर्शन की, तो इकोनॉमी जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो मुन्नाल सर के मैंने वीडियोस देखे थे, बट इस स्टेट सिविल सर्विसेज में इकोनॉमी का सिलेबस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इकोनॉमी आती है, बजट से सिंपली क्वेश्चंस आते हैं,
तो बजट को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है और करंट अफेयर्स इकोनॉमी को कवर करने की जरूरत है। अब यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स का एक बहुत फैक्चुअल पोर्शन भी आता है। इसके लिए आपको मैंने स्पेसिफिकली 2 जो टेलीग्राम चैनल्स थे जिनकी मैंने एक्सटेंसिवली यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में हेल्प ली थी, वो था तेजस सिविल्स का और आईएएस पीसीएस पाठशाला का। आईएएस पीसीएस पाठशाला के लिए लक्ष्य टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी और तेजस सिविल्स की डेली क्वेश्चंस वो देते थे इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज, उनको मैं सॉल्व करती थी। तो इससे जो क्वेश्चन बैंक होता है यानी आपके जो क्वेश्चंस गलत होते हैं आपको वो पता चल जाते हैं और आप उसका मल्टीपल रिवीजन ले सकते हैं। तेजस सिविल्स और आईएएस पीसीएस पाठशाला जो चैनल्स हैं इसमें आपका अगर स्टैटिक पोर्शन में कुछ कंटेंट छूट गया है तो वो इससे कवर हो जाता है। करंट अफेयर्स के लिए फॉर एग्जांपल मैंने 500 और इससे 1000 MCQs की बुकलेट तेजस सिविल्स ने प्रोवाइड की थी। इसी तरह यूपी पीसीएस आईएएस पीसीएस पाठशाला ने भी इसकी बुकलेट प्रोवाइड की थी। उन्हीं को मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था। प्लेसेस इन न्यूज हो गए, यूट्यूब पर देख लेना कि यूपी स्पेशल क्या करंट अफेयर्स है, उससे बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए यूपी स्पेशल की, तो यूपी स्पेशल के का वेटेज जो है वो पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, 5 या 6 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट कुछ क्वेश्चन जो कोर यूपी पीसीएस से पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स जैसे सेंसस का टॉपिक हो गया, एग्रीकल्चर डेटा हो गया, मिनरल डेटा हो गया, वो भी मैंने इन्हीं ग्रुप्स के पीडीएफ से रिवाइज किया था और पढ़ा था। परीक्षावाड़ी की बुक जरूर अवेलेबल थी बट मैंने इन्हीं से यूपी का जैसे फॉरेस्ट डेटा हो गया, ये सब रिपोर्ट्स हो गई, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इनको मैंने इन्हीं से कवर किया था, इन्हीं ग्रुप से कवर किया था। तो इससे आपकी प्रिपरेशन फुल प्रूफ हो जाएगी। अब आते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके पर। तो जब आपका नॉलेज बेस बढ़ता है और आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और नेगेटिव्स बहुत कम होते हैं। तो पेपर में एक फ्रेश अप्रोच से जाइए और बिना बैगेज लिए जाइए और आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स बहुत अच्छा होगा। प्रीलिम्स सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है कोई भी, चाहे यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस, उसको कवर करने के लिए, क्योंकि उसको क्रैक करने के लिए, बिकॉज आप उसके बाद एक पॉजिटिव साइकिल बन जाती है आपकी प्रिपरेशन की। आपका मेंस एक बार नहीं प्रिपेयर है तो भी वो उन 3 महीनों में 4 महीनों में प्रिपेयर हो जाता है। बट अगर आप प्रीलिम्स के स्टेज पर फेल करते हो तो आपकी प्रिपरेशन में काफी लैग आता है और आप फिर उसी नेगेटिव साइकिल में चले जाते हो और फिर साल भर पढ़ाई होती नहीं है। वो पढ़ाई फिर बिगिन होती है जब आपके प्रीलिम्स के 2 या 3 महीने बचते हैं और नोटिफिकेशन आता है। इसीलिए प्रीलिम्स को क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी साइकिल को एक पॉजिटिव लूप में लाने के लिए। अब हम मेंस प्रिपरेशन पे आते हैं जीएस पेपर वाइज। यूपी पीसीएस में मेंस जो है ना, उसका सिलेबस हमेशा बहुत ही लिमिटेड रहा है, क्वेश्चंस के रिपीटेड थीम्स रहे हैं और भले ही यूपी पीसीएस का अब अप्रोच जो है वो स्टैटिक को थोड़ा पीछे छोड़ करके यूपीएससी में जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं, उस तरफ बढ़ा है। लेकिन अभी भी आप अगर अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाते हैं, उनका मल्टीपल रिवीजन करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं और टॉपर्स कॉपी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उनसे भी वैल्यू एडिशन करते हैं, तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा और मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाना भी इजी हो जाएगा। जीएस अगर मैं पेपर वाइज बात करूं तो सबसे पहले यूपी पीसीएस में हिंदी का पेपर आता है। हिंदी का पेपर इकलौता ऐसा पेपर है जो आपको सिलेक्शन भी करा सकता है, टॉप रैंक भी दिला सकता है और आपको इससे बाहर भी कर सकता है लिस्ट से। हिंदी में वर्तनी की अगर गलतियां हो रही हैं तो आपको वो बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज वर्तनी की गलती की माफी स्टेट पीसीएस में नहीं है। साथ ही साथ ग्रामर पोर्शन के लिए मैंने पीएन पांडे सर की बुक को रेफर किया था। उससे जो भी टॉपिक्स हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विलोम है, अशुद्ध शुद्ध है, उपसर्ग प्रत्यय है, उसको इन एंड आउट अच्छे से रिवाइज करना, पीवाईक्यूज को देखना। और ग्रामर ऐसा पोर्शन है जहां पर आपको फुल में फुल मार्क्स मिलते हैं। जो पत्र है, परिपत्र, कार्यालय आदेश, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, इन सब टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से, उनका जो फॉर्मेट है, उसको जो ऑफिशियल सोर्स है, बहुत सारे टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं जो उसका एकदम करेक्ट फॉर्मेट प्रोवाइड कराते हैं, आप उससे अच्छे से पढ़ करके प्रैक्टिस करके जाइए। ग्रामर में आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ जो इसका अनसीन पैसेज वाला पोर्शन है जहां पर संक्षेपण पूछा जाता है, भावार्थ पूछा जाता है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है कि संक्षेपण क्या होना चाहिए। व्याख्या में आप बाहर का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, बिगिनिंग कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, इनके लिए भी आपको डेडिकेटेड एक हिंदी पेपर के लिए प्रिपरेशन चाहिए। हिंदी की प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होती, बट आप अगर अपने डेली रूटीन में आधे घंटे हिंदी पेपर को देंगे तो एग्जाम तक आपका हिंदी का पेपर काफी अच्छे से तैयार हो जाएगा। हिंदी के लिए रवीश गुप्ता सर हैं एसडीएम, उनके भी नोट्स पड़े हुए हैं, तो उससे पता चलता है कि कितने अच्छे से हिंदी पेपर को प्रिपेयर किया जा सकता है। राइटिंग का, प्रेजेंटेशन का,
यूपीपीसीएस में जो इम्पोर्टेंस है वो मेंस में, वो चाहे हिंदी का पेपर हो या बाकी जीएस का पेपर हो, जीएस के पेपर्स हो, उसमें बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके लिए ये चीज़, आपकी राइटिंग ज़रूर लेजिबल होनी चाहिए, आपको इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अब हम आए अगर एसए के पेपर में, तो बहुत ही थीम्स पॉइंटेड है, यूपीएससी जैसा ओपन सोर्स ओपन एंडेड टॉपिक नहीं लिखना है। हालांकि आप बहुत ही इनोवेटिव तरीके से अपने एसे को बिगिन कर सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी से एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इन सब टॉपिक्स पर जो भी प्रोबेबल एसेज बन सकते थे उनको प्रिपेयर किया था। इनफैक्ट पूरा थीम है जैसे एक डिजास्टर का, उसमें फ्लड हो सकता है, अर्बन फ्लडिंग फॉर एग्जांपल, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हो गया, जो भी उस साल न्यूज में रहा है, सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, ये सब टॉपिक्स पे आप अच्छे से बहुत ही इनोवेटिव इंट्रो आप प्रिपेयर कर सकते हो थ्रू चैट जीपीटी। उसके साथ ही साथ आप इनकी बॉडी, इनका कंक्लूजन एक ऐसा लिखना है जिससे आपको, आप फैक्ट्स बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं करें, आप फैक्ट्स को इंक्लूड करें बट उसको एक इनोवेटिव तरीके से, एक फ्लावरी लैंग्वेज में, थोड़ा सा फ्लावरी लैंग्वेज में एक फ्लो बनना चाहिए कि एक अगर नॉन जीएस बैकग्राउंड का भी पर्सन जो यूपीएससी नहीं कर रहा है वो भी इसको पढ़े तो उसे वो पढ़ने में अच्छा लगे। ऐसे का पेपर बहुत स्कोरिंग है और ऐसे और हिंदी पेपर को नेग्लेक्ट करके आप अपने सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम करते हैं, क्योंकि जीएस के पेपर में आप बहुत मेहनत करके भी 10-15 मार्क्स से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, बट ऐसे में और हिंदी में ये वेरिएशन जो मार्क्स का होता है, अगर आपने खराब परफॉर्म किया तो 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 40 मार्क्स तक का बढ़ जाता है। अब हम GS1 अगर पेपर की बात करें तो GS1 का पेपर जनरली बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि फैक्चुअल है, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, और साथ ही साथ काफी स्कोरिंग भी अगर आप इसको प्रिपेयर कर लें। जनरली बच्चों के साथ ये होता है कि वो GS2 और GS3 ही पढ़ते रहते हैं, GS1 को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जाता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि GS1 जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है उसको मैंने शून्य IAS की जो बुक है उससे उसके नोट्स बनाए थे, सारे ही टॉपिक्स जो, और यूपी बेसिस में क्योंकि बहुत ही कन्वेंशनल थीम्स हैं, गुप्ता पीरियड से वो क्वेश्चन पूछते हैं, नागराज स्टाइल, वैसारा स्टाइल, इन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो या वैदिक सिविलाइजेशन हो गई, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आप मिनिमम एफर्ट भी करें कि संगम लिटरेचर पर प्रिपेयर कर लिया, या भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट पर प्रिपेयर कर लिया, हड़प्पन पीरियड में उसके भी जो बाइफर्केशंस हैं, सारे डायमेंशंस आपने ओपन कर लिए कि वाटर को लेकर के क्या आज के टाइम पे उसका क्या रेलेवेंस है, या अर्बन प्लानिंग पे हड़प्पन जो पीरियड है उससे क्या लर्निंग्स हो सकती है। अगर आपने इसको एक बार प्रिपेयर कर लिया अच्छे से विद इंट्रो कंक्लूजन, और कुछ करंट में हुआ है, जैसे कि अगर सिनौली जैसी साइट है, अगर वो लेटेस्ट उसका एक्सकवेशन हुआ है, उसमें कुछ नया निकला है, उसको इंक्लूड कर दिया, तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव में जाएगा और एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। मैंने इसमें इसीलिए मैं टॉपर्स कॉपी का रिलेवेंस कई बार बोल रही थी, क्योंकि मैंने इसमें आदित्य श्रीवास्तव सर जो रैंक 1 है उनकी कॉपी देखी। उन्होंने स्तूपा को, जब स्तूपा के बारे में उन्होंने किसी पे क्वेश्चन में लिखा था और उन्होंने उसमें रोमिला थापड़ को कोट किया था। पर्सी ब्राउन को जैसे आप बृहदेश्वरा टेम्पल में कोट कर सकते हैं कि इट इज द हाइट ऑफ द चोला आर्किटेक्चर। तो इस तरह से आप जब कोट करते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ते हैं, और ये जनरली जीएस में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। आपने एक बार नोट्स प्रिपेयर कर लिए तो आपका बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट हो सकता है। अब आते हैं वर्ड हिस्ट्री पर। वर्ड हिस्ट्री के मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन में कई बार टेलीग्राम पर फ्री वीडियोस देखे थे, तो एक अंडरस्टैंडिंग तो थी, वहां से बनी। साथ ही साथ फिर मैंने शून्य IAS की बुक से और श्रेयांश कुमार सर के जो नोट्स हैं, रैंक 4 थे वो यूपीएससी में, आई थिंक 2018 बैच, तो उनसे मैंने, उनके नोट्स काफ़ी कंसाइज थे, बट वो आपको ऐसे डायरेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएंगे, उसके लिए आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, वहाँ से कर लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए महक जैन मैम है, उनका चैनल है, उन्होंने पर्सनैलिटी जो आती है कई बार, क्योंकि हर साल होता है कि वो या तो रवींद्रनाथ टैगोर पर, सर सैयद अहमद खान पर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो आपको बहुत ही फेमस जो टॉपिक्स हैं, लखनऊ पैक्ट हो गया या फिर 1857 रिवॉल्ट के कॉजेज हो गए, बहुत ही कन्वेंशनल थीम्स पर यूपीपीसीएस का पेपर आता है, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं, अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में मैंने रेफर जो किया था, वैसे मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी रहा है और सोशियोलॉजी बैकग्राउंड भी रहा है कॉलेज में, बट उसके बाद भी जो सोशियोलॉजी के टॉपिक्स है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ग्लोबलाइजेशन जैसा टॉपिक है, रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है। इसको एक बार मैंने श्रुति शर्मा मैम के नोट्स को रेफर किया था और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली जो है, उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर कास्ट सिस्टम पर, कास्टिज्म पर कोई क्वेश्चन आया है तो उन्होंने BR अम्बेडकर का जो मूक नायक जर्नल है उससे उन्होंने कोट किया था और उसको इंट्रोडक्शन बनाया था। तो कितना इनोवेटिव हो सकता है एक इंट्रोडक्शन, उसको हम देख सकते हैं। और उससे मैंने, इसीलिए मैंने टॉपर्स नोट से बहुत सारे GS पेपर्स में
को टॉपर्स नोट्स को, उनके कोड्स को अपने सोर्सेज अपने नोट्स में इंक्लूड किया है। और उससे मुझे लगता है कि हर क्वेश्चन में जो एक आध एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है रिपीटेड थीम्स पर, क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस बाउंसर्स आते हैं और उनको आई थिंक हर कोई उसका कुछ एवरेज कंटेंट या कुछ व्हाट यू हियर अबाउट आप वैसा ही लिख देते हो, बट बाकी जो रिपीटेड थीम्स पर आते हैं आप उस पर अबव एवरेज कंटेंट लिख सकते हो। ज्योग्राफी में जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स है, इनका हर ऑल्टरनेटिव ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इनके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस साल भी सुनामी का क्वेश्चन जैसे 2024 में आया था, तो मैंने उसके लिए काफ़ी इनोवेटिव एग्जांपल्स लिखे थे। फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार में जब सुनामी आई थी, ट्राइबल्स दे वेंट इनटू डीप सी जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स भी मिलते हैं ज्योग्राफी में। अब आते हैं हम जीएस पेपर 2 पर। जीएस पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर का है। मेंस 365 इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि करंट हो या स्टैटिक हो उससे कवर हो जाता है। साथ ही साथ इसके लिए मैंने फोरम आईएएस के जो मॉडल आंसर्स थे उनसे बहुत सारे टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे। एज इट इज़ मैंने उनको अपनी नोट्स कॉपी में लिख लिया था। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, और इनके जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं या लेटेस्ट जो केसेस हैं, जो पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर का टॉपिक है जीएस 2 में, उसके लिए सबसे पहले तो सबसे अच्छा सोर्स मेंस 365 है। स्टैटिक और करंट के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, तो उससे आप वन पेज नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ जो सिलेबस में पॉइंटर्स मेंशन है उसके लिए मैंने फोरम के मॉडल आंसर से उसके जो जितने भी डायमेंशंस ओपन हो सकते हैं पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए उनके नोट्स बनाए थे। और साथ ही साथ जो आईएएस हब है उससे भी मैंने उनके टॉपर्स हैंड रिटन नोट्स आते हैं। तो जो भी टॉपिक मुझे किसी भी जीएस पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता था जो मुझे लगता था कि इसका आंसर मुझे ठीक से नहीं मिल रहा है, तो मैं वो वहाँ से रेफर कर लेती थी, और उसके बाद गूगल करना, चैट जीपीटी से पढ़ना और उनके नोट्स प्रिपेयर करना। मुझे लगता है कि एक बार अगर आप इन टॉपिक्स के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका आधा काम अपने आप हो जाता है। इसी तरह गवर्नेंस का भी टॉपिक है, आरटीआई हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ये सब आप मैंने इनको वही फोरम के मॉडल आंसर से, और कई बार ऐसा भी होता था कि आईएएस पाठशाला ने इनका कंटेंट प्रोवाइड किया, उनका स्मैश प्रोग्राम चलता है, तो उससे भी मैंने कंटेंट की कोई कमी नहीं है, उससे भी मैंने जो है अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। और नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद मैंने उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था। अगर हम आईआर की बात करें तो आईआर के लिए मुझे लगता है मेंस 365 सफिशिएंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, बहुत एक्सटेंसिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबको आईआर में इंटरेस्ट होता है, हम बहुत सारे वीडियोस कई बार देख लेते हैं, बट मेंस में लिखने के लिए बहुत लिमिटेड टॉपिक्स जो होते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड और जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके साथ क्या डायनामिक्स चल रही हैं, और एक जो ग्रुपिंग्स वाला टॉपिक है वो, और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब के आप एक बार नोट्स बना लीजिए, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आईआर में जैसे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर क्वेश्चन आया था तो मैंने शिव शंकर मेनन को कोट किया था। तो इस तरीके से जब आप इम्पॉर्टेंट थिंकर्स को कोट करते हैं तो उससे आपको, स्कॉलर्स को कोट करते हैं तो आपको अगेन एज मिलती है, और बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा पेपर है। तो प्रिडिक्ट करके आप अगर उन टॉपिक्स को पहले से ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। अब आते हैं जीएस 3 पर। जीएस 3 में जो इकोनॉमी का पोर्शन है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का है और इंटरनल सिक्योरिटी का है, इसके लिए मैंने फर्स्ट पोर्शन जो है उसके लिए तो कम्प्लीटली फोरम आईएएस के और आईएएस हब के टॉपर्स हैंड रिटन नोट्स, उनसे मैंने कंटेंट जो पीवाईक्यूज है, मैंने पहले तो देखा कि यूपी पीसीएस के क्या पीवाईक्यूज है, और इनसे एक्सटेंसिवली मैंने नोट्स बना लिए। पूरा का पूरा मॉडल आंसर भी मैंने अपनी नोट्स कॉपी में एग्जैक्टली जो है लिख लिया था और उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया था। साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आईएएस हब की जो बुकलेट्स आती हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे आती हैं, एग्रीकल्चर पे आई थिंक उनकी आती है, फिजिकल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उस पर आती है, एनर्जी पर आती है, मिनरल्स पर आती है, तो उससे बहुत सारे टॉपिक्स, फूड प्रोसेसिंग पर, उससे बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं और आपको एक इनोवेटिव तरीका भी पता चलता है कि आप कैसे लिखोगे और एग्जाम में कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे। तो इससे आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं जीएस 4 पर। जीएस 4 इकलौता ऐसा पेपर है जिसमें हमें शायद टॉपिक समझ में आ जाता है तो हमें पता नहीं होता कि कंटेंट क्या लिखना है, और कंटेंट लिखने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। जीएस 4 के लिए सबसे पहले तो आप प्रहार, जैसे ओनली आईएएस का प्रहार एक डॉक्यूमेंट आता है, एक सोर्स से आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एथिक्स का पेपर पूरा एक पब्लिक सर्वेंट पर फोकस्ड है कि पब्लिक सर्वेंट क्या करेगा किसी भी सिचुएशन में, या एक पब्लिक सर्वेंट को एडमिनिस्ट्रेशन में उसके थॉट प्रोसेस की, उसके एटीट्यूड की, उसकी पर्सनैलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो चाहे कोई भी टॉपिक पूछा जा रहा हो वो हमेशा एक गवर्नमेंट सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है।
एथिक्स का पेपर एक ओपन एंडेड पेपर है, आपको बहुत स्पेस देता है कि आप उसमें जो कुछ भी आप लिख सकते हो, अच्छे केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, कोट्स, इंडियन हिस्ट्री से कोट्स आपको यूज कर सकते हो, रामायण महाभारत से भी आप कोट्स यूज कर सकते हो, इंसिडेंट्स यूज कर सकते हो, वो आपको इस तरीके का प्रिविलेज देता है। मैंने इशिता किशोर मैम से और आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपीज से कई सारे कोट्स लिए थे। इनफैक्ट सिटीजन चार्टर पे तो आई थिंक एक केस स्टडी भी थी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की, तो उसको मैंने एग्जैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो आई थिंक आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी से मैंने देखा था और उसको मैंने एग्जैक्ट कोट किया था। तो इस तरीके से आप टॉपर्स कॉपी से भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक्स के लिए सबसे पहले तो ब्रेन स्टॉर्म करना है एथिक्स में कि कैसे लिखा जाता है, फिर आइए सबके टॉपर्स हैंड रिटन नोट्स को पढ़ा, उसमें देखा कि कैसे अप्रोच किया गया है किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए, कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और उसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथेंड, या फिर डाइवर्सिटी डिविडेंड, ये सब वर्ड्स जो होते हैं आप इसको कोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स मोर और लेस फिर सिमिलर होने लगते हैं या वर्ड सिमिलर होने लगते हैं, तो एक तरीका होता है कि आप उसको कितने अच्छे से लिख सकते हैं। और मैंने कोशिश की कि जो भी टॉपिक्स हैं सबसे पहले तो उनकी डेफिनेशंस को अच्छे से याद करूं, और साथ ही साथ उनके जो रिलेटेड, उनसे एटीट्यूड से रिलेटेड, अगर एटीट्यूड पढ़ रही हूँ मैं तो उससे रिलेटेड कोई कोट है तो उसको मैं पढ़कर जाऊँ और उसको कोशिश करूँ कि इंट्रो या कंक्लूजन में मैं लिख सकूँ जो वहाँ पर नेचुरली फिट होता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो पूरी जर्नी की प्रिपरेशन की जर्नी, उसमें आप हमेशा जो पढ़ते हैं वो भी काम आता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था एथिक्स में, स्वामी विवेकानंद रोल इन समथिंग इन प्रेजेंट टाइम, या उनकी जो टीचिंग्स हैं दरिद्र नारायण की हो गई, या फिर उन्होंने जो टॉलरेंस का या साइंटिफिक टेम्पर क्यों होना चाहिए हमारे कंट्री में, उन सब पर जो उन्होंने बोला है उसको मैंने बहुत अच्छे से लिखा, क्योंकि मुझे उन पर पर्टिकुलरली हमेशा से इंटरेस्ट रहा और मैं पढ़ती रही उनको। तो इस तरीके से आपकी हमेशा की नॉलेज भी हेल्पफुल होती है एथिक्स का पेपर अप्रोच करने के लिए। एथिक्स का पेपर 2024 में स्पेसिफिकली काफ़ी बोला गया कि डिफ़िकल्ट है, बट मुझे उसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने, अगर कोई भी टेस्ट सीरीज देखी मार्केट में, तो अगर आप उसको एक बार ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हो, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि पॉलिसी कोई भी होती है तो उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, तो ये क्वेश्चन था जो मैं ब्रेनस्टॉर्म करके गई थी और एग्जाम में आया तो मैं लिख पाई। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट है तो विमेन को हायर ही नहीं करते, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी रिड्यूस होती है जस्ट बिकॉज वो फैसिलिटीज देना ही नहीं चाहते। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी जो चीज़ें ब्रेन स्टॉर्म की एथिक्स के पेपर में वो मैं लिख पाई। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स की पूरी लिस्ट बनाई थी और कोशिश की थी कि एग्जाम्पल्स रिपीट नहीं हो। तो ये मेंस का ओवरऑल अप्रोच था। अब इसके बाद अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें तो मैं आंसर राइटिंग को लेकर के बहुत डिफरेंट तरीके से सोचती हूँ। अगर आप लोग को सरप्राइज होगा बट मैं बिल्कुल ये बात एकदम सच्चाई के साथ बोल सकती हूँ कि मैंने एक भी फुल एंड टेस्ट टाइम के अंदर जो है एग्जाम से पहले नहीं लिखा था, बट मैंने देख करके फुल एंड टेस्ट लिखे थे। और मुझे लगता है कई बार हम इस नेगेटिव साइकिल में फंस जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम पढ़ लें और हम उसके बाद फुल एंड टेस्ट लिख लें और हम उसको टाइम में नहीं लिख पाते या हमारे पास कंटेंट नहीं होता और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उससे बेटर कई बार ऐसा है कि आप ना उन टॉपिक्स, उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए, आप उनका अच्छे से पढ़ करके उनको आप फिर जो है, जो टाइम आपको, जो भी टाइम लगता है, कोशिश करिए कि आप टाइम में लिखिए, बट उससे आप एक फुल एंड टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सब लिख डालिए। आप देख कर लिखिए, आप पढ़ कर लिखिए, आप किसी चीज को इसी तरह अगर आप डेली भी इनफैक्ट आंसर राइटिंग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अगर उनको देखकर भी लिख रहे हैं या 4 लोगों की कॉपी से देखकर भी सीख रहे हैं, जैसे तेजस सिविल्स चैनल में डेली क्वेश्चंस अपलोड होते थे, तो अगर मैंने उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया, फॉर एग्जांपल अर्बन और रूरल सेटलमेंट, मैंने उसका कंटेंट उसके पहले मुझे नहीं पता था, बट अगर मैंने उसको पढ़ा और पढ़कर लिखा वो तो मेरे लिए एक मॉडल आंसर प्रिपेयर हो गया। अब मैं एग्जाम के लिए मैंने उसी आंसर को रिवाइज कर लिया। तो जब आप एक बार जब आप देखकर भी इनफैक्ट टेस्ट सीरीज में लिख लेते हैं तो अगर आप उसी को आप कई बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं, क्योंकि आपको लिखने से सबसे बड़ी हेल्प होती है कि आपको ये पता चल जाता है कि कितना कम कंटेंट लिखना रहता है, उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर करना रहता है, क्या फ्रेमिंग करनी रहती है। तो आपको बहुत हेल्प होती है जब मेन एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल नीति आयोग का रिपीट हुआ, मैंने उसको 2 बार टेस्ट सीरीज में लिख रखा था, भले ही फर्स्ट टाइम मैंने उसको देख कर लिखा या उसको प्रॉपर ऐसे छाप कर लिखा, पर जब मैंने उसको एग्जाम में लिखा तो वो 80 to 90% अगर वैसा ही मैं रिकलेक्ट कर लिख पाई तो वो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको दिला करके जाता है। आंसर राइटिंग को
पार्ट ऑफ जर्नी बनाइए डेली। ठीक है, कभी कभी मिस हो जाता है, बट फर्स्ट डे से तो बिल्कुल नहीं करनी है। एक बार आपके सारे नोट्स प्रिपेयर हो जाए अच्छे से, आप उनका रिवीजन कर लें और साथ ही साथ आप टेस्ट भी लिखते रहें। वो भी आपका लर्निंग प्रोसेस ही एक रिवर्स इंजीनियरिंग है। मैंने टेस्ट सीरीज स्पेसिफिकली तो मैंने पीडब्ल्यू के कुछ टेस्ट लिखे थे, क्योंकि आई थिंक उनका सफलता बैच फ्री था। साथ ही साथ मैंने फोरम के टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन की थी 2024 के लिए, स्पेसिफिकली ज्वाइन की थी। और मैंने तेजस सिविल्स चैनल के भी डेली आंसर राइटिंग ग्रुप का पार्ट थी। सारे दिन तो नहीं लिख पाई मैं, बट मैंने मोस्टली कोशिश की थी कि मैं आंसर्स लिख सकूं। इससे क्या होता है, आपको एक इनर्शिया जो होता है लिखने का वो ब्रेक हो जाता है। और आप ज़्यादातर मैंने 99% केसेस में जो प्रॉब्लम देखी वो यही है कि हमें तो इस टॉपिक का कंटेंट नहीं पता, तो हम इसको कैसे लिखना शुरू करें। तो मेरा यही सजेशन होता है कि पढ़कर आप लिख लीजिए, उससे आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। जब वो मेन एग्जाम में आएगा तो आप उसको लिख पाएंगे अच्छे से। दैट इज़ द वे टू डू इट। अब आते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन पर। इंटरव्यू का यूपीपीसीएस में बहुत वेटेज नहीं होता है, मार्क्स का वेरिएशन भी कम होता है, बट अगर रैंक की बात करें, पोस्ट की बात करें, तो 15-20 मार्क्स का या 25 मार्क्स का वेरिएशन भी बहुत हो जाता है। मुझे लगता है डेफ अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। मीडियम कोई डिसाइडेड नहीं है, इंग्लिश में पूछते हैं। मेरे इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन हिंदी में चला, एक बोर्ड मेंबर ने इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछे, हाउ विल यू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ। तो इस तरीके से चला, इंग्लिश में ही पूरा इंटरव्यू हो गया। एआई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, और कुछ इनोवेटिव क्वेश्चंस भी पूछे थे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए डेफ अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। और अगर थ्रू आउट जर्नी आप अवेयर हैं, आप न्यूज़ देखते हैं अच्छे से, थ्रू आउट जर्नी आप न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हैं, तो आपको काफ़ी अवेयरनेस होती है चीज़ों की। बट इंटरव्यू में जो कैच होता है वो ये होता है कि आपको अपनी बात को कम शब्दों में कितने अच्छे से कहनी है, और उस बात में आपको ऐसा क्यों छोड़ना है जिससे कि आगे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सके, यानी कि आपका इंटरव्यू ब्लैंक ना हो, आपके पास कंटेंट हो डिस्कस करने के लिए, जिससे बात आगे बढ़ सके। बाकी आई थिंक इंटरव्यू पर क्या ड्रेसिंग होनी चाहिए, क्या प्रोसेस है, इस पर बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, टीचर्स हैं गाइड करने के लिए। तो इस पर और मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं है। बस मुझे लगता है कि एक नॉर्मल हम्बल पर्सनैलिटी और जिसका एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू हो, और जो अच्छे से अपनी बात रख पाए, उसकी ही खोज रहती है। आपने मेंस लिखा है तो आपको ऑलरेडी काफ़ी कुछ आता है। अब इसके बाद मैं फाइनल अगर जर्नी की कुछ सीख अगर जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि परफेक्शन जो है वो एनिमी है इस प्रिपरेशन जर्नी का। कई बार हम सुनते हैं कि साल भर 8 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ, 6 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ कि कई मंथ्स भी गए जब पढ़ाई नहीं हुई, या कई वीक्स भी गए जब पढ़ाई नहीं हुई। बट जर्नी को सस्टेन करने का यही तरीका है कि आप बाउंस बैक करो। एट द एंड आपका सिलेबस और PYQs अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी है और आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अपने लिए कस्टमाइज्ड रूटीन फॉलो बनाना पड़ेगा। कोई भी टॉपर क्या बताता है, किसकी जर्नी क्या रही है, उससे कभी भी खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर किसी की फैमिली सिचुएशंस, हर किसी के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स अलग अलग होते हैं। बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं जो सामने होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो पर्सनल होते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते बट वो होते हैं। और मेंटल स्ट्रगल्स होते हैं, बैटल्स होती हैं। हर एस्पिरेंट इस बात को समझता है, और इनफैक्ट एक मोनोटोनस रूटीन ही इस सिविल सर्विसेज जर्नी की सबसे बड़ी सज़ा है। तो अगर आप 5 घंटे 6 घंटे आपने प्रोडक्टिव पढ़ाई कर ली है, तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि इस जर्नी को सस्टेन करने के लिए उसके बाद बाकी का टाइम आपको स्पोर्ट्स खेलने में, या कोई भी चीज़ आपको जो पसंद हो, कोडिंग पसंद हो, आपको कुछ और सीखना हो, कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो, आप उसमें ज़रूर लगाइए। बिकॉज उसके बाद आप बुक खोल कर बैठे रहेंगे, आप पढ़ाई भी नहीं करेंगे, और आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं रोक देंगे। और इतनी बड़ी जर्नी में आप हर दिन परफेक्ट हो, वो एक्सपेक्टेशन खुद से मत रखिए। बट यस, ये ज़रूरी है कि आप प्रीलिम्स से मेन से पहले डेडिकेटेड पढ़ाई करें। अपना टाइम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वेस्ट ना करें। बेसिक चीज़ें, बेसिक बातें, सिंप्लिसिटी, वो एक कोट है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। अंडरग्राउंड रह करके अपना समय नेगेटिव लोगों में ना बर्बाद करके, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उस पर ना वेस्ट करके आप अच्छे से पढ़ाई करें। और ये सोचें कि ये आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ का भी एक पार्ट है ये एग्ज़ाम, तो आपको उससे भी हेल्प होगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। यूपीपीसीएस या यूपीएससी जो है वो लाइफ का एंड गोल नहीं है। लाइफ, आप कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं ये बात बहुत आसानी से प्रीच कर सकती हूँ। बिल्कुल, जब मैंने ये जर्नी बिगिन की थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि इसमें नहीं होगा तो सब कुछ ही एंड है, ख़त्म हो गई दुनिया। बट
यूपी लाइफ एक एम्प्टी कैनवस है और आप इसमें कभी भी किसी भी स्टेज पर आप इसको बिगिन कर सकते हैं और अपने तरीके से अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और जी सकते हैं। कोई परफेक्ट वे नहीं है और आपकी जर्नी कभी किसी से सिमिलर नहीं होगी। तो आपको एट द एंड प्रायोरिटाइज करना है कि आपके लिए लाइफ में चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखना, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी पीस को प्रायोरिटी रखना इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा कुछ अच्छा करते रहना, सीखते रहना भी इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में मुझे आगे की एक कविता है, तो उसकी कुछ पंक्तियां हैं वो मुझे बहुत पसंद है और मैंने अपने स्टडी टेबल पर भी लगा रखी थी। तो उसमें एक लाइन है कि मेरा जीवन अंगार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। तो आप ये समझिए कि जो भी बैटल्स हैं आपकी इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, हर एक पॉइंट जो आपको चुभता है या आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पेन क्रिएट करता है, वही आपको सिखाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। और लास्ट में मैं डीकेटी चैनल को, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर्स से खुद सीखा है, वीडियोस देखे हैं, तो चैनल को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि इसी से बहुत सारे एस्पिरेंट्स गाइड होते हैं और मैं भी इसी चैनल के थ्रू आपको गाइड कर रही हूँ। बस इसमें मैं एक बात बोलूँगी कि जब तक आप जर्नी में नहीं उतरेंगे, आपको ये जो बातें हम बोल रहे हैं, ये जो कई सालों का कल्मिनेशन है, ये आपको समझ नहीं आएगा और आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जर्नी में उतरना, चीज़ों को करने की कोशिश करना और फिर गाइडेंस इससे लेना कि अच्छा मुझे इस स्टेज में अभी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फिर इन वीडियोज़ को रेफर करें। थैंक यू सो मच।